सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करनी है, कि बैक साइड से हाइट कितनी होनी चाहिए, फ्रंट से कितनी होनी चाहिए। अब जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट एलिवेटेड स्ट्रक्चर, कस्टमाइज स्ट्रक्चर की है, अगर आपका दिन के टाइम ज्यादा यूजेज है तो आप उसको 200 डिग्री पे लेके जा सकते हैं। तो ये जितने भी साउथ डायरेक्शंस हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं आपके यूजेज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टिल्ट एंगल आपके सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा मैटर आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एफिशिएंसी में वो पैनल्स की मेंटेनेंस है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़कार रहमान और आप देख रहे हैं FP इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं समर आते ही या विंटर जाते हुए या विंटर आते हुए और समर जाते हुए, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर वेदर में काफी बड़ी चेंजिंग आ रही होती है, जिसके दौरान प्रोडक्शन में अच्छा खासा या जनरेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि हमारे पैनल्स 2 नंबर नहीं है या हमारे इन्वर्टर तो नहीं, इस तरह के या बहुत सारी इस तरह की सिमिलर क्वेरीज होती हैं। तो आज की बेसिकली वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इस बारे में गाइड किया जाएगा कि आपने अपने सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करनी है। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने बेसिकली 5 पॉइंट बनाए हैं। इन 5 पॉइंट्स के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग इंस्टॉलेशन। कि इसके अंदर रॉन्ग इंस्टॉलेशन में जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी आपको हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें रॉन्ग इंस्टॉलेशन में आती हैं जिससे एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। दूसरे नंबर के अंदर साउथ एंगल आ जाता है कि जो आपने सनसेट के हिसाब से अपना या सूरज जिस तरह मूव कर रहा है पूरे दिन के अंदर, जो उसके वर्किंग आवर्स है उस हिसाब से आपने एंगल क्या सेट करना है। और उसके बाद टिल्ट एंगल आ जाता है, जो पैनल्स का झुकाव होता है या स्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग होती है कि पैनल की बैक साइड से हाइट कितनी होनी चाहिए, फ्रंट से कितनी होनी चाहिए, जिसको बेसिकली टिल्ट एंगल कहा जाता है। और इसके बाद वॉशिंग सिस्टम आ जाता है पैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है पूरे सिस्टम में पैनल्स की एफिशिएंसी पे। और फिर 5वें नंबर पे रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाती है जो आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात कर ली जाए रॉन्ग इंस्टॉलेशन की, तो रॉन्ग इंस्टॉलेशन में सबसे पहले अगर पैनल्स और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली जाए तो बेसिकली 3 टाइप के सोलर स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक रेडीमेड L2, L3 या L4 गैल्वनाइज्ड सोलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरे नंबर पे आयरन पाइप का एलिवेटेड अपलिफ्ट सोलर स्ट्रक्चर होता है। और तीसरे नंबर पे आपका गार्डर का एलिवेटेड अपलिफ्ट सोलर स्ट्रक्चर होता है। अब जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट एलिवेटेड स्ट्रक्चर, कस्टमाइज स्ट्रक्चर की है, वहां पे अगर आप रेडीमेड स्ट्रक्चर लगाएं तो वो लाजमी आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप करेगा, जिससे आपकी प्रोडक्शन कम होगी। तो अब इस नतीजे में आपने देखना ये है कि जब आप अपना स्ट्रक्चर या पैनल्स इंस्टॉल करवा रहे हैं अपने छत के ऊपर, तो आपने देखना ये है कि जितनी देर सूरज सनराइज से लेके सनसेट तक आपके पैनल्स के ऊपर शेडो तो नहीं आ रहा, या कम से कम जो इसके वर्किंग पीक आवर्स हैं, ड्यूरिंग द वर्किंग पीक आवर्स आपके पैनल्स के ऊपर शेडो इफेक्ट तो नहीं कर रहा। अब सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि जब भी मोस्टली कस्टमर्स रेडीमेड स्ट्रक्चर लगाते हैं L2 या L3, तो वो जो लेन डिस्टेंस होता है वो बहुत कम सेट करते हैं। कम डिस्टेंस की वजह से उसके ऊपर शेडो आता है, जिस वजह से आपकी एफिशिएंसी अच्छी खासी ड्रॉप होती है। अब ये रेडीमेड स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फॉल्ट है। दूसरे नंबर पे जो रेडीमेड स्ट्रक्चर का फॉल्ट है वो वॉल बाउंड्री है। जब भी आप सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं रेडीमेड में, यानी कि L2, L3 सोलर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, तो आपने देखना ये है कि जितनी भी वॉल बाउंड्रीज हैं आपके रूफ टॉप पे, वो उनका शेडो आपके पैनल्स के ऊपर इफेक्टिव तो नहीं हो रहा, कम से कम पीक आवर्स में। अर्ली मॉर्निंग या वेस्ट साइड पे जाते हो अगर इफेक्टिव होता है तो उससे आपकी प्रोडक्शन या एफिशिएंसी में डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट आपका टेम्परेचर भी बहुत हद तक ड्रॉप हो चुका होता है और रेडियंस भी काफी हद तक कम हो चुका होता है, जिससे आपके पैनल्स की ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी कम हो जाती है और ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जो इसके वर्किंग पीक आवर्स हैं उसके दौरान आपके पैनल्स के ऊपर शेडो नहीं आना चाहिए, चाहे वो आपका समर है चाहे आपका विंटर है। अब ये शेडो इफेक्टिव या लेन का जो डिस्टेंस का इफेक्टिव होना है, ये इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि छत पे स्पेस कम होता है। लेकिन जब भी किसी एक्सपर्ट कंपनी से या किसी नॉमिनल कंपनी से कोई कस्टमर कोटेशन लेता है और वो एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर में जाता है, तो वो उनको जब गार्डर या पाइप का एलिवेटेड स्ट्रक्चर कोट करता है तो वो तो अच्छा खासा कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के इक्विवेलेंट जब वो मार्केट से किसी भी अनप्रोफेशनल बंदे से या किसी इंस्टॉलर से, टिपिकल इंस्टॉलर से वो कोटेशन ले लेगा, या आजकल तो हर कंपनियां भी इस चीज को कंप्रोमाइज कर चुकी हैं कि वो अपना सिर्फ प्रोजेक्ट लेने के लिए या अपनी
सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए कि हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो वो उस कंजस्टेड छत के ऊपर आपको बस फंसा के पैनल लगा देंगे कि जिसमें लेन डिस्टेंस भी कम आएगा और वॉल बाउंड्री भी इफेक्टिव होगी, जहां पे आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। तो रेडीमेड स्ट्रक्चर का जो फॉल्ट है वो इसका एक तो लेन डिस्टेंस और दूसरा वॉल बाउंड्री है। तो उसके लिए आपने देखना ये है कि आप अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है तो आप पूरी एलिवेटेड में मूव करें, किसी अच्छी कंपनी से, एक्सपर्ट कंपनी से अपना सेटअप डिजाइन करवाएं और उनसे पूरे का पूरा स्केड्यूल लें उसके फुल डे की वर्किंग का, कि इसके दौरान शैडो कहां पे इफेक्ट हो सकता है, कहां पे नहीं। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर। जब एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर शैडो कहां पे इफेक्टिव होता है। अब बहुत सारी छतों के ऊपर जहां पे काफी तंग जगह होती है, मोन्टीज बनी होती है, कमरे बने होते हैं, तो वहां के पे भी आपने ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो ममटी है या रूम है उसका जो शेड है वो कहीं स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्टिव तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब रेडीमेड नहीं लग रहा तो आप एलिवेटेड में जा रहे हैं अपने ममटी की वजह से या छत पे किसी रूम की वजह से। अब बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो एक बहुत बड़ी जो है ना वो लॉजिक देते हैं जो कि नॉन टेक्निकल लॉजिक होती है और लॉजिकल बात हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई समर में विंटर में जो है ना प्रोडक्शन कम हो जाती है, वैसे ही कम हो जाती है और दूसरा लोड भी कम होता है, तो खैर है आपको समर में अच्छी प्रोडक्शन चाहिए। नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। तो आपने हमेशा ये चीज देखने के एलिवेटेड स्ट्रक्चर के अंदर आपके पैनल्स के ऊपर किसी किस्म का ममटी का, रूम का, कोई भी चीज छत पे है जिसकी वजह से आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो वो उसके ऊपर इफेक्टिव ना हो। एलिवेटेड स्ट्रक्चर में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये हाइट पे इंस्टॉल हो जाता है तो लोग इनकी मेंटेनेंस नहीं करते, ना पैनल्स वॉश करते हैं प्रॉपर, ना उनकी देखभाल करते हैं, जिस वजह से उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। तो रॉन्ग इंस्टॉलेशन के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी के एंड पे अगर इन्वर्टर साइड पे देख लिया जाए रॉन्ग इंस्टॉलेशन में फर्स्ट पॉइंट में, तो इसमें होता यह है कि बहुत सारे लोग मल्टी में सिस्टम लगा देते हैं जहां पे टेम्परेचर हाई होता है काफी समर के अंदर, जिस वजह से इन्वर्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अपनी एफिशिएंसी ड्रॉप करता है। तो आप हमेशा कोशिश करें, अगर तो आपकी प्रोडक्ट बड़ी हाई फाई है, अब जिस तरह सोलर मैक्स का ऑनेक्स है 6 किलोवाट में IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर, इसको तो आप जिस जगह मर्जी लगा दें, इसमें तो सनरेज की प्रोटेक्शन है, वाटरप्रूफ इन्वर्टर है, डस्ट रस्ट फ्री इन्वर्टर है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई चीज इफेक्टिव नहीं होती, तो ये इन्वर्टर आपकी प्रोडक्शन ड्रॉप नहीं करेगा। इसी तरह ऑन ग्रिड के अंदर सनवेज आ जाता है, फोटोन कंपनी जो कि बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, इसका इन्वर्टर आ जाता है। तो आपने देखना ये है कि आपने इन्वर्टर को हमेशा घर की नॉर्थ साइड पे इंस्टॉल करना है जहां पे ओपन एयर वेंटिलेशन हो, ताकि आपके इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो भी कम रहे। इसके बाद अगर आ जाते हैं साउथ एंगल के ऊपर, कि जब आप पैनल्स की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं तो आपने उसको किस हिसाब से सेट करना है। सनराइज जो है वो आपका बनता है ईस्ट और जो सनसेट है वो बनता है वेस्ट। अब जो सोलर के प्रोडक्शन के जनरेशन के एक्चुअल आवर्स हैं वो साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। आपने इसके दरमियान अपने पैनल्स को रखना है साउथ पे 180 डिग्री में। अब अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई है तो इसके दौरान आपका ये एंगल इतना मैटर नहीं करता, जिसमें थोड़ा बहुत अगर लेक आता भी है प्रोडक्शन का, कि अगर आप 180 की जगह 150 पे आ रहे हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग अच्छी प्रोडक्शन मिल जाएगी। अगर आप 180 की जगह 200 पे जा रहे हैं या 210 पे जा रहे हैं तो आपको सेकंड टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगी। तो नेट मीटरिंग के सिस्टम में आपका ये साउथ एंगल इतना इफेक्टिव नहीं होता साउथ एंगल से, डायरेक्शन से, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा होता है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग कर रहा हो चाहे सेकंड टाइम, जिस भी एंगल पे आपने इसको सेट कर दिया तो वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्शन दे देता है। क्योंकि ये इशू रूफटॉप का भी होता है, इर्द गिर्द बने हुए घरों की वजह से भी होता है कि बाद औक़ात आप नहीं सेट कर पाते 180 डिग्री, आपको रहना ही 150 में पड़ता है या रहना ही 210 पे पड़ता है, तो उसके दौरान भी आप पैनल्स को इजीली लगा सकते हैं अगर आपकी नेट मीटरिंग है। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं कि आपने सिर्फ डे टाइम यूज करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने सिस्टम को साउथ पे 180 डिग्री पे लाजमी इंस्टॉल करें। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में एग्जैक्ट 180 डिग्री पे इंस्टॉल नहीं करते तो आपका सिस्टम 100% अपनी एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा, जिससे एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। तो ये जितने भी साउथ डायरेक्शंस हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं आपके यूजेज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब भी सेटअप डिजाइन करवाएं, तो जब आप किसी भी प्रोफेशनल कंपनी से डिजाइन करवाएंगे तो एक तो वो आपके रूफटॉप की डायरेक्शन, उसके ऊपर जो शैडो इफेक्टिव होना है, या आपकी जो लोड के या आपकी यूजेज के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करेंगे।
तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है जी टिल्ट एंगल। अब टिल्ट एंगल आपके सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा मैटर आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि अगर आप उन लोगों को देखें जिन्होंने ये टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की हैं, वो तो फ्लैट पैनल भी लगा रहे होते हैं अपने कंट्रीज के हिसाब से। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में मिथ्स चल रही होती है कि विंटर में इसका टिल्ट एंगल ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छी होती है, लेकिन अगर आप उन लोगों को देखें जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली इन्वेंट की है, वो तो फ्लैट भी लगा रहे होते हैं पैनल्स को। वो पैनल्स को 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री पे भी लगा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज की वीडियो बनाने का मकसद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, कि जो चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टिल्ट एंगल कितना रखना चाहिए। बेसिकली अगर आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल तो कहता है जो आपका लैटिट्यूड है उसमें 15 जमा कर दें तो आपका विंटर का एंगल बन जाएगा, और अगर आप उसमें से 15 माइनस करते हैं तो आपका समर का एंगल बन जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जो पाकिस्तान का मौसम है, यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी टाइम वो है जो आपका गर्मी के साथ गुजर रहा होता है। एक तो पीक गर्मी होती है, एक नॉर्मल गर्मी होती है, उसके दौरान भी आपको अच्छी प्रोडक्शन मिल रही होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर में जाते हैं, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, आप मिनिमम 12 डिग्री और 15 डिग्री तक टिल्ट एंगल रखें। उसकी रीजन ये है, एक तो उसके ऊपर डस्ट नहीं रुकेगी, पानी नहीं रुकेगा, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि विंड प्रेशर किसी भी तरह का उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेडीमेड स्ट्रक्चर में जाते हैं तो रेडीमेड स्ट्रक्चर आपने अपने लैटिट्यूड के हिसाब से सेट करना होता है, ताकि दोनों मौसम के अंदर आपको एक अच्छी प्रोडक्शन मिल जाए। मोस्टली हमने ये भी देखा है कि लोग उसको भी 15 डिग्री पे लगा देते हैं, लेकिन वो आपने देखना ये है कि आप किस एरिया में लगा रहे हैं। एरिया भी मैटर करता है। अब इस्लामाबाद जैसे एरिया के अंदर आपको ज्यादा टिल्ट रिक्वायर्ड होता है रेडीमेड के ऊपर, क्योंकि एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे अगर आप ज्यादा टिल्ट एंगल रखेंगे तो वो तो किसी भी तूफान में पैनल्स को उड़ा के ले जाएगा, बैक एंड से इजीली पुश कर लेता है। लेकिन रेडीमेड स्ट्रक्चर ग्राउंड माउंटिंग होता है, जिस वजह से उसके ऊपर विंड प्रेशर इतना इजीली इफेक्टिव नहीं होता। तो जब भी ये टिल्ट एंगल आपने सेट करना है तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर में 12 से 15 डिग्री, इससे ज्यादा हम लोग जाती तौर पे रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होती, आपको सिमिलर प्रोडक्शन मिल रही होती है। अगर 1-2 यूनिट का डिफरेंस आता भी है तो अगर आपका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट है विंड प्रेशर की वजह से, तो उसके इक्विवेलेंट ये कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है। आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो सेफ रहना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफिशिएंसी में, वो पैनल्स की मेंटेनेंस है। अब पैनल्स की मेंटेनेंस नहीं करते, वॉश नहीं करते टाइमली। अब इसके वॉशिंग के अंदर 3 टाइप का सोल्यूशन आते हैं। एक सोल्यूशन होता है प्रेशर वॉशर किट, जिससे ये गाड़ियां भी वॉश होती हैं। उस प्रेशर वॉशर किट के साथ आप पैनल्स को वॉश कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर वॉशर किट मैक्सिमम ये करेगा कि आपकी जो ऊपर डस्ट की लेयर है वो खत्म कर देगा, या हल्के फुल्के दाग खत्म कर देगा, 100% क्लीन नहीं करेगा उसको। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ब्रश वाला सिस्टम। अब जो ब्रश वाला सिस्टम है ये सबसे परफेक्ट है, लेकिन ब्रश वाले सिस्टम में या ये जो वॉशिंग गन है, इस वाले सिस्टम के अंदर कस्टमर जो है ना वो इरिटेट भी होगा और थक भी जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है ना वो वॉश करना भी छोड़ देगा, क्योंकि इसमें फिजिकली आपकी अपनी भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, फिजिकली आपका अपना टाइम भी लगेगा, और आपको अच्छा खासा बहुत करना पड़ेगा, इसके अंदर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉपर पैनल्स को वॉश कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है जी ऑटो वॉशिंग सिस्टम। अब ऑटो वॉशिंग सिस्टम सबसे परफेक्ट सोल्यूशन है। इसमें आपकी प्रोडक्शन 5 से 15% तक इजाफी मिलती है नॉर्मली, जब आप हफ्ते बाद या 15 दिन बाद पैनल्स को वॉश करते हैं या महीने बाद करते हैं। इसी के इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो ऑटो वॉशिंग सिस्टम में आपको 5 से 15% तक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि आपने ऑटो वॉशिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम ये सेट करना होता है डेली बेस पे, अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले आपके पैनल्स ऑटो वॉश हो जाएं, जिससे ऊपर उस पर रहने वाली डस्ट जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, जिससे आपके पैनल्स की एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होगी, जो डस्ट की वजह से ड्रॉप होनी है। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई दाग वगैरह रह जाता है तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको कुछ टाइम बाद किसी भी वाइपर ब्रश के साथ वॉश कर दें, पैनल्स क्लीन हो जाएं। 1 महीने बाद बेशक करें, पैनल्स को एक दफा अच्छी तरह वॉशिंग फोम के साथ उसको या सरफ या शैम्पू के साथ साफ करके ऑटो वॉशिंग में ले आए तो आपका सिस्टम परफेक्ट काम करेगा। डिफरेंस किस तरह आएगा, मैं आपको एक 6 किलोवाट के सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस बता देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 12 पैनल्स के साथ एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया, वो आपको डेली बेस पे 35 यूनिट जनरेट करके दे रहा है। अगर आप उसको पैनल्स को प्रॉपर वॉश करके ऑटो वॉशिंग पे मूव कर देते हैं तो आपको डेली बेस पे 3 से 5 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये जो 3 से 5 यूनिट का डिफरेंस है, ये मंथली 100 से 150 यूनिट का है।
100 से 150 यूनिट का क्रेडिट इस वक्त आपके सिस्टम में, नेट मीटरिंग वाले में एक अच्छा खासा फर्क लेके आ सकता है। तो जिस बंदे ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है उस बंदे को 200 से 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल सकती हैं डेली बेस पे पैनल्स के वॉश होने की वजह से। तो ये बेसिकली वॉशिंग सिस्टम का आपको बेनिफिट मिलता है कि पैनल्स के ऊपर गंदगी नहीं रहेगी, इसके ऊपर डस्ट नहीं रहेगी, दाग नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर आपका फंक्शन करेगा जिसमें एफिशिएंसी ड्रॉप होने के चांस 99% खत्म हो जाते हैं। 5वें नंबर पे आ जाता है आपकी रॉन्ग प्रोडक्ट। अब रॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। सोलर पैनल्स बी ग्रेड आ जाते हैं, या सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स आपस में कंपैटिबल नहीं होते, या आप इन्वर्टर्स कोई लो क्वालिटी की कंपनी का लगा लेते हैं, या आप इन्वर्टर के साथ वो पैनल्स लगा देते हैं जो कंपैटिबल ही नहीं। यानी कि पैनल्स की करंट, इन्वर्टर की करंट, पैनल्स के वोल्टेज और इन्वर्टर के जो स्ट्रिंग वोल्टेज आप डिजाइन करते हैं उनमें अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है। तो पैनल्स जब भी लगाएं टियर 1 ए ग्रेड के लगाएं, ऑथेंटिक पैनल्स लगाएं, ऑथेंटिक कंपनी के साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि आप इंस्टॉलर से या होलसेलर से सस्ती चीज तो ले लेंगे लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एंड पे आ जाती है। आपने अपनी सर्विसेज फिर खुद अरेंज करनी है। लेकिन जब आप किसी इंस्टॉलेशन ईपीसी कंपनी के पास जाएंगे तो वो ईच एंड एवरीथिंग, होल सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की है। आपको जो भी फॉल्ट या इशू फेस करेंगे आपने डायरेक्ट कंपनी को एंगेज करना है, वो आएंगे और आपको उसका सॉर्ट आउट करके फॉल्ट का सोल्यूशन दे के जाएंगे। तो जब भी पैनल्स लें कोशिश करें सस्ते की बजाय टियर 1 ए ग्रेड पैनल में जाएं जिसकी आपको रिप्लेसमेंट गारंटी मिले, नॉट वारंटी। 12 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी अपने लेटर हेड के ऊपर कंपनी लिख कर दे, 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी भी दे। डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैनल्स के ग्लास के अंदर जो सीरियल नंबर पंच हुआ होता है उसको स्कैन करें, चेक करें ए ग्रेड है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर इन्वर्टर्स की बात कर लीजिए तो इन्वर्टर भी कोशिश करें, आजकल बहुत जबरदस्त इन्वर्टर्स आ रहे हैं। हाइब्रिड IP65 में जाते हैं तो सोलर मैक्स टॉप ब्रांड है इस वक्त अपनी सर्विसेज के हवाले से, प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। ऑन ग्रिड में आपके पास फोटॉन आ जाता है इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन। सनबेस का इन्वर्टर आ जाता है, ग्रोवाट आ जाता है, गुड भी है, हुआवे के इन्वर्टर हैं। हाइब्रिड में आपके पास IP20 में पावर स्केयर आ जाता है, मैक्स पावर आ जाता है, सोलर मैक्स आ जाता है। बहुत सारी इस तरह की कंपनीज आ जाती हैं जिनके इन्वर्टर्स काफी अच्छे हैं। इन इन्वर्टर्स के आपको अच्छी एफिशिएंसी भी मिलेगी और आपकी इस इन्वर्टर की जो इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया है वो कोशिश करें कि ममटी के अंदर कभी ना लगाएं। घर की नॉर्थ साइड पे लगाएं जहां पे मिनिमम टेम्परेचर हो, ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं जहां पे ओपन एयर वेंटिलेशन भी हो, जिससे आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर में नहीं जाएगा या मैक्सिमम टेम्परेचर में नहीं जाएगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब नहीं होगी। तीसरे नंबर पे इसमें आ जाती है आपकी पैनल्स और इन्वर्टर की कंपैटिबिलिटी। अब बहुत सारी चीजें मार्केट में इस तरह की हैं कि लोग ये नहीं देखते कि वो पैनल्स 13 एम्पियर का लगा रहे हैं या 14 एम्पियर है या 15 या 18 एम्पियर वाला है, और जो वो इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी करंट कितनी है। आपने इन्वर्टर की इनपुट करंट और उसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपने सोलर की स्ट्रिंग डिजाइन करनी है। ये स्पेशली इंस्टॉलर्स के लिए है कि जब अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो कोशिश करें कि आप जो रेलिवेंट कंपनी है उसके सर्विस सेंटर कांटेक्ट करके उनसे पूछें कि आप जो पैनल्स लगा रहे हैं या जो इन्वर्टर आपने उनसे लिया उसके साथ परफेक्ट पैनल्स कौन से रहेंगे ताकि इन्वर्टर की एफिशिएंसी अच्छी रहे। तो आज की बेसिकली वीडियोस का मकसद था कि आप सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी किस तरह बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीजें इनको डिस्टर्ब करती हैं। 5 पॉइंट थे वो भी आपको डिटेल में क्लियर कर दिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।